अभी भी आवाज नहीं आ रही सर। वॉइस ठीक तो अभी वैसे का वैसे ही है। हेलो 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 हेलो। हाँ, अभी बताइएगा। अभी आवाज क्लियर है? हाँ, वॉइस आ रही है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। चलिए, तो हमने आपको जैसा पहले बताया हुआ था कि सिलेबस में क्या क्या रहने वाला है, तो एक बार सिलेबस का वीडियो देख लेते हैं फटाफट, क्या क्या हम देखेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे हमारा वीक फर्स्ट जो रहेगा उसमें बिलिंग इंजीनियर का बेसिक पढ़ाएंगे। बेसिक में क्या क्या रहेगा, जैसे बिलिंग इंजीनियर क्या होता है, आप सबको पता होना चाहिए कि कंपनी की बैकबोन ही क्या होता है, बिलिंग इंजीनियर। फाइनेंशियल का जितना भी क्लाइंट के थ्रू कंपनी को पेमेंट कराना होता है वो कौन कराएगा, बिलिंग इंजीनियर ही कराएगा। बिलिंग का रोल क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कहीं पर हमारा पेमेंट ज़्यादा तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा है, कहीं पर कोई क्वांटिटी ज़्यादा छूट तो नहीं रही है, कोई ज़्यादा क्वांटिटी क्लेम तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जितना फाइनेंशियल है सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर होता है। कोई क्वांटिटी छूटनी नहीं चाहिए, कोई क्वांटिटी अगर बीओक्यू से इंक्रीज जा रही है तो उसको कितना जा रही है उसके लिए आपको वेरिएशन बनाना होगा, है ना। फिर है साइट से बिल तक का पूरा प्रोसेस। इसका ये मतलब है कि जैसे कभी कभी कुछ काम ऐसे होते हैं जो बीओक्यू में नहीं दिए गए हैं, ठीक है, मीन्स ड्राइंग में नहीं है, आपके पास जो अप्रूव ड्राइंग है उसके अलावा आपने काम कराया है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको साइट पे जाना होगा, उसका मेजरमेंट लेना होगा, देन उसको आप क्लेम करेंगे, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी। ठीक है, कई सारी ऐसी भी चीजें आती हैं जिनका काम बीओक्यू में नहीं होता है, ठीक है, फिर भी क्या करना होता है, उनको क्लेम करना होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा काम क्लाइंट कराना चाह रहा है तो उसका रेट आप क्या करेंगे, डीएसआर से लेंगे। जैसे मान लीजिए एक्स्ट्रा वर्क का मतलब है वो वर्क आपके एसओआर या बीओक्यू में नहीं है, देन उसको क्या करेंगे, आप डीएसआर से वो आइटम ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, उसका रेट देखेंगे। ठीक है, जो जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो आइटम आपने लगाया है तो उसको क्या करें, म्यूट कर लीजिएगा आप लोग। फिर क्या करेंगे, उसको क्लेम करेंगे, करेक्ट। देन देखिए आप, डे टू में हम पढ़ाएंगे कि ड्राइंग रीडिंग कैसे करते हैं। ड्राइंग आप सभी को बेसिक्स ड्राइंग रीड करना आना चाहिए, है ना। कौन बीम है, कौन कौन सी ड्राइंग होती है, फुटिंग क्या है, कॉलम की ड्राइंग क्या है, लेआउट की क्या है, एक्सटीरियर में जैसे एक्स सेक्शन वाई सेक्शन क्या है, बी जैसे कल अभी मैंने एक ड्राइंग दिखाई थी तो क्लियर ही नहीं कर पा रहे थे आप लोग कि वो स्लैब और बीम की क्वांटिटी है फर्स्ट फ्लोर के, है ना। तो ये सब भी आपको रीड करना आना चाहिए, है ना। ड्राइंग देखते ही आपको समझ जाना चाहिए कि कौन सी ड्राइंग कब वर्क करते समय देखना है। जैसे अगर आप ब्रिक वर्क करवा रहे हैं तो किस ड्राइंग का यूज करेंगे बताइए। आप मैसेज मत करिएगा, कमेंट करिएगा, या वॉइस, सॉरी वॉइस में मत बोलिएगा, मैसेज करिएगा, ठीक है। बताइए, आप एक्सटीरियर में ब्रिक वर्क करवा रहे हैं तो उस केस में आप कौन सी ड्राइंग को फॉलो करेंगे। एलिवेशन, शुभम वेरी गुड, एलिवेशन फॉलो करेंगे। जो हमारे फ्रंट व्यू रियर व्यू दिया गया है
उसके लिए आप क्या करेंगे, एलिवेशन वाला फॉलो करेंगे कि वैसा ही लुक आ रहा है आर्किटेक्ट ड्राइंग। अरे नहीं यार, शुभम ने सही बोला, प्लान एंड एलिवेशन। शुभांशु श्रीवास्तव सही बोल रहा है, ठीक है। एलिवेशन सक्षम, सभी लोग समझ लीजिए कौन सा ड्राइंग फॉलो करेंगे हम, एलिवेशन वाला, कि हमारा जो मतलब जो शेप दिख रहा है वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है। जहां पर डक्ट दिया गया है वो डक्ट बाहर निकल के आएगा, ठीक है, अंदर वॉल जाएगी, तो कौन सी बाहर अंदर है, उस तरह से डिजाइन दिखना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चरल ड्राइंग। स्ट्रक्चरल ड्राइंग क्या होता है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग कौन बताएगा? स्ट्रक्चरल ड्राइंग सैयद हाफिज, प्लान एंड एलिवेशन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रेनफोर्समेंट डिटेल, हाँ, स्ट्रक्चरल डिटेल मतलब आरसीसी डिटेल, मीन्स हम कहाँ पर कौन सी सरिया यूज करेंगे, है ना, कितनी डाया की यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए आप S1 स्लैब है, ठीक है, तो उसकी स्लैब थिकनेस अलग होगी और उसमें डाया बार अलग तरीके से यूज होंगे, ठीक है। और अगर मान लो S2 स्लैब है तो उसकी डाया बार अलग होगा, उसमें कटिंग लेंथ लगाएगी। तो वहां पर हम आरसीसी डिटेल मींस रेनफोर्समेंट कैसे डालना है, या आरसीसी कितनी मोटी है कितनी पतली है, कहीं कहीं पर 150 की है। जैसे मान लीजिए आप स्लैब डाल रहे हैं तो कोई स्लैब आपको दिखाई जाएगी कि 125 की है, अगर कोई संकन है तो 150 है, जैसे स्टेयर केस 150 है, रैंप 175 है। तो अलग अलग स्लैब की थिकनेस होगी, उस केस में भी आपको ये ध्यान रखना है, नहीं तो पता लगा सब आप 125 की ढाल दिए। सेक्शन दिया होता है और रेनफोर्समेंट डिटेल के लिए यूज करें, वेरी गुड, ठीक है। तो ये हम समझेंगे डे 2 में, करेक्ट। उसके बाद चलते हैं हम डे 3 में। डे 3 में क्या है, डे 3 में है ऑटो कैड रीडिंग। ऑटो कैड रीडिंग जैसा हमने आपको पहले ही दिन बताया कि ऑटो कैड रीडिंग बिलिंग वाले के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने कल देखा आप लोगों ने कि हम कैलकुलेट कर रहे थे, मीन्स कॉलम माइनस कर रहे थे, है ना, कहीं पर कॉलम 400 का था, कहीं पर 450 का था। तो ऐसे केसेस में कई बार एरर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर ऑटो कैड ड्राइंग मिल जाती है देन हम क्या करेंगे, वहां पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे डिम, और हम लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे, तो वहां से इजीली हो जाता है और करेक्ट होता है, ठीक है। वहां पर फिर एरर के चांसेस कम हो जाते हैं और ऐसे में एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए मैं DWG फाइल मांग रहा था, वेरी गुड। लेकिन वो जो ड्राइंग थी मेरे पास वो मैं एस्टीमेट बनाने के लिए लिया है, वो मेरे क्लाइंट का है और वो हमको PDF ही भेजा है, ठीक है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि DWG फाइल्स नहीं मिलती है, उसने हमको PDF फाइल भेजी है और PDF फाइल को हम ऑटोकैड ड्राइंग में चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में स्कैन की हुई है। तो स्कैन की हुई अगर ऑटोकैड फाइल होगी और मैं PDF होगी तो भी वो ऑटोकैड में चेंज नहीं होगी। तो मैं ये भी आपको सिखाऊंगा, जैसे मान लीजिए कोई ऑटोकैड ड्राइंग है और उसने प्रिंट किया उसको स्कैन किया, फिर आप ऑटोकैड ड्राइंग में चेंज करेंगे तो वो नहीं चेंज होगी। लेकिन क्या किया, ऑटोकैड से डायरेक्ट PDF किया है, तो अगर आप उसको उस PDF को ऑटोकैड में चेंज करेंगे तो DW में चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर मुझे भी दिक्कत आ रही है, मैंने लिया है काम तो करना ही है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट ऑटोकैड रीडिंग, बिल्कुल ये सिखाएंगे हम आपको डे 3 में। D3 में हम समझेंगे, जैसा आप बता दीजिए कि प्लान क्या होता है, एलिवेशन क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, डायमेंशन और स्केल समझेंगे, ठीक है। क्या क्या डायमेंशन रखनी जाती है और क्या क्या कैसे क्या स्केल रखा जाता है। स्केल समझ रहे हैं, जैसे 1:100 है ना, 1:100, 1:200, ये सारी चीजें है ना। फिर BOQ इंट्रोडक्शन, जैसा कि मैं आपको डेमो क्लासेस में BOQ का इंट्रोडक्शन दे चुका हूं, लेकिन BOQ क्या होता है, BOQ का फॉर्मेट क्या होता है, आइटम एंड डिस्क्रिप्शन समझेंगे। ये वैसे ये मेरा डे 4 वाला जो सेक्शन है ये ऑलरेडी हमने वीडियो में अपलोड कर रखा है और हमने डेमो क्लास में भी पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट अभी मैं डे 15 तक पढ़ा देता हूँ आपको। उसके बाद पढ़ेंगे मेजरमेंट बेसिक्स। मेजरमेंट बेसिक्स में जैसे हम पढ़ेंगे कि जो भी हमारी यूनिट दी गई है उस यूनिट में क्या क्या मेजर करते हैं। जैसे अगर स्क्वायर मीटर है तो प्लास्टर मेजर करेंगे, टाइल मेजर करेंगे, ठीक है, पेंट और पुट्टी मेजर करेंगे, करेक्ट। क्यूबिक मीटर में है तो हम RCC वर्क जितना भी है या ब्रिक वर्क जितना भी है वो सब मेजर करेंगे। लेकिन ब्रिक वर्क हम दो तरीके में मेजर करते हैं, स्क्वायर मीटर में भी और क्यूबिक मीटर में भी। कौन बताएगा ऐसा क्यों करते हैं?
नहीं नहीं, कमेंट 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 बोलिए नहीं, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड रहेगी और ये क्लास रिकॉर्डेड दी जाएगी। कमेंट करिए आप, हम देख रहे हैं यहाँ, साफ दिख रहा है मुझे। ठीक है सौरभ जी, हाँ क्यों करते हैं, दोनों में करते हैं, ब्रिक वर्क स्क्वायर मीटर में भी हम क्लेम करेंगे और मीटर क्यूब में भी करेंगे। सौरभ, शुभम श्रीवास्तव, सत्यवीर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर हमारी वॉल 4 इंच की है तो हम क्लेम करेंगे स्क्वायर मीटर में, ठीक है, और अगर 9 इंच की है तो हम क्लेम करेंगे मीटर क्यूब में। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि अगर आपके एसओआर में नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि एसओआर में नहीं है, तब 4 इंच वाले को भी आप मीटर क्यूब में चेंज करके ही क्लेम करोगे, ठीक है, क्योंकि तब रेट अलग देगा। तो ऐसे केस में भी आपको 4 इंच वाली वॉल को भी क्यूबिक मीटर में करना होता है, अगर आपके बीओक्यू में वो आइटम नहीं दिया गया है, ठीक है। एक सेकंड, क्या हो गया यार इसको, फोन कर रहा है क्या? इंस्टाग्राम पे आ रही क्या ये कॉल? कैसे पता चलेगा कहाँ कॉल आ रही है? कहीं से भी करते रहे, एक भी नहीं आ रहा यार। पता नहीं कैसे बज रहा है, मतलब आ रही है कॉल, लेकिन कैसे आ रही है पता नहीं चल रहा है कहाँ आ रही है। बट 20 सेंटीमीटर या 9 इंच वाली वॉल इसको स्क्वायर मीटर में ही लेते हैं दुबई में। सैयद आसिफ, अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, मतलब कौन कर रहा है यार फोन इतना। हाँ सैयद आसिफ, देखो हमारे साथ दुबई से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसमें एक सिचुएशन है, बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, हो सकता है ऐसा हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा हो सकता हो ऐसा हो, क्या मतलब है, अलग अलग जगह का अलग अलग मेजरमेंट हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। बट 230 मतलब वो 200 सेंटीमीटर और 9 इंच वाली वॉल या 9 इंच वाली वॉल इसको स्क्वायर मीटर में ही लेते हैं दुबई में। वेरी गुड। ये देखो एक अच्छा नॉलेज शेयर किया है आसिफ जैद ने, कि यहाँ पर जो हमारी 230 वाली वॉल होती है मीन्स 9 इंच वाली, उसको भी वहां पर स्क्वायर मीटर में ही लिया जाता है। क्या रेट लेते हैं वहां पर? रेट ज्यादा होगा, लेकिन हाँ वेरी गुड, रेट ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है, रेट ज्यादा होगा, अगर स्क्वायर मीटर में लेंगे तो रेट ज्यादा होगा। ठीक है, बढ़िया है, ये भी अच्छा है। अलग अलग जोन का या अलग अलग कंट्री का अलग अलग रेट रहता है। विद मटेरियल 600 दरहम, दरहम, ठीक है, वेरी गुड। 600 दरहम विद मटेरियल लिया जाता है। विद मटेरियल तो यहाँ भी क्लाइंट जब भी पेमेंट करता है वो विद मटेरियल ही करता है। अगर सब कॉन्ट्रैक्टर को हम पेमेंट करते हैं तो फिर वो मटेरियल रेट पर या लेबर रेट पर, मटेरियल रेट पे नहीं होता है, लेबर रेट पर होता है ना। यहाँ तो विद मटेरियल ही होता है यहाँ भी, ठीक है। और ये जो हम अभी बता रहे हैं सब मटेरियल रेट पे ही सबका रेट है। लोड बियरिंग इन वॉल मेजरमेंट इन एम क्यूब, नॉन लोड बियरिंग इज मेजरमेंट स्क्वायर मीटर। वेरी गुड, ठीक है। कौन है? कल्लन गोंडा, लोड बियरिंग इन मीटर क्यूब, नॉन लोड, हाँ ये बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। देखो बहुत अच्छा कमेंट किया गया है कि अगर कोई लोड बियरिंग स्ट्रक्चर है, जैसे मान लो जी जिस पे लोड आ रहा है, ठीक है, वो सब क्यूबिक मीटर में जाएगा, और जिस पे लोड नहीं आ रहा है वो सब स्क्वायर मीटर में जाएगा। ऐसा है क्या? ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे टाइल लगी है भी, ये भी तो लोड हमारा ले रही है ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ हद तक पॉइंट सही है आपका। फिर क्या है, हम सीखेंगे यहाँ पर एक्सेल। एक्सेल में बेसिक एक्सेल फार्मूला हमको पता होना चाहिए कि कौन सा फार्मूला लगता है, जैसे कौन सा लगाना है, जैसे राउंड वाला हो गया, एक स्टार वाला डायरेक्ट हो गया, एक प्रोडक्ट वाला हो गया, 3 ऐसे फार्मूले होते हैं, लेकिन लगाना कौन सा है, कब कैसा लगाना है, तो ये सारी चीजें। फिर क्वांटिटी शीट बनानी होगी आपको, ये सिखाएंगे हम। बेसिक एक्सेल की बात करेंगे, बेसिक एक्सेल में फार्मूला बताया जाएगा, क्वांटिटी शीट बताई जाएगी। उसके बाद डे 7 में हम, मतलब जो संडे होगा या डे 7 होगा, उसमें डाउट सेशन लेंगे।
जैसे आपका कोई सवाल है या आपको जो पढ़ाया गया वो समझ में नहीं आया है। राइट्स आर नॉन लोड बियरिंग, वॉल्स आर पार्टीशन वॉल। ठीक है ठीक है, तो ये बताया जाएगा। हम डाउट सेशन लेंगे। वीक 2 में क्वांटिटी एस्टिमेशन मीन्स जैसे हम क्वांटिटी एस्टिमेट करेंगे, अर्थवर्क का हम कैलकुलेशन लगाएंगे कि अर्थवर्क को कैसे कैलकुलेट करना है, अर्थवर्क को कैसे कैलकुलेट करना है। और कभी कभी जैसे मान लीजिए हमारी 2 मीटर की वॉल है, 2 मीटर की वॉल बनानी है और 9 इंच की वॉल बनानी है, ठीक है, और उसी में हमें फुटिंग डालनी है 2000 बाई 2000 की, दोनों साइड पे कॉलम है, तो हम कितना एक्सकेवेशन करेंगे ये सीखा जाएगा इसमें एक्सकेवेशन में। फिर पीसीसी कितनी डाली जाएगी और कैसे कैलकुलेट करना है, आरसीसी क्वांटिटी मीन्स फुटिंग आ जाएगी, कॉलम आ जाएगा, ब्रिकवर्क की क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे, प्लास्टर एंड फ्लोरिंग कैलकुलेट करेंगे, पेंटिंग एंड फिनिशिंग क्वांटिटी, कंप्लीट बिल्डिंग क्वांटिटी प्रैक्टिस। ठीक है, तो हम उसके बाद ये सारे करने के बाद हम फिर एक कंप्लीट क्वांटिटी कैलकुलेशन बताएंगे कि कैसे टोटल क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको कैसे क्लेम करना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम, और ये हो गया प्रैक्टिस असेसमेंट करेंगे मटेरियल। हाँ ये देखो वीक 3, इसमें हम बताएंगे रेनफोर्समेंट बेसिक्स क्या होता है, कौन कौन से डाया होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 12 एम का कोई डाया है, ठीक है, अब उसको हम 1 मीटर का है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और क्या थंब रूल होता है ना। जैसे अगर हमें फुटिंग में डालना है तो उसके लिए थंब रूल क्या होगा, कॉलम में डालना है तो उसके लिए हम रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करना है तो थंब रूल क्या होगा। कोई थंब रूल समझ रहा है, किसी को अभी तक पता है थंब रूल के बारे में? साइड पे है तो मोस्टली पता होगा सभी को। सैयद आसिफ बताइए, अगर हमारा फुटिंग में हम रेनफोर्समेंट यूज कर रहे हैं तो थंब रूल क्या यूज करेंगे हम? सत्यवीर, सक्षम, सौरभ, क्या होता है थंब रूल फुटिंग के लिए, क्या थंब रूल होता है? उसके बाद हम बीबीएस बताएंगे और बीबीएस को कैसे डेटा डालते हैं और फिर कैसे अपने आप ऑटोमेटिक आता है, उसके लिए कौन कौन से फार्मूले यूज करेंगे। फुटिंग का 0.8% लेते हैं, हाँ 0.81% तक भी लेते हैं, ठीक है, फुटिंग का 1% लेते हैं, 0.8 कम पड़ जाता है। अगर ऐसे समझ लीजिए, अगर सिंगल मैश फुटिंग है तो 0.8 चलेगा, अगर डबल मैश फुटिंग है तो 1% लेना होगा, ठीक है। उसके बाद हम स्लैब का बीबीएस करेंगे, स्लैब का बीबीएस करेंगे, बीम का बीबीएस बताएंगे और कॉलम का रेट एनालिसिस करेंगे। उसके बाद है मटेरियल कैलकुलेशन एंड वेस्टेज। जैसे आप मान लीजिए हमने, अच्छा वेस्टेज कितना लेते हैं सैयद आसिफ दुबई में? वेस्टेज रेनफोर्समेंट का वेस्टेज कितना परसेंट ऐड करते हैं हम लोग? एरिया ऑफ 1% डिवाइडेड बाय एरिया बार 2.5%, हाँ ठीक है, 2 से 2.5% तक क्लेम करते हैं, ठीक है 2%, हाँ सौरभ देखो मैंने बताया 2% तक क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। दुबई में हो सकता है 2.5 या वेरी करता है 2.5 से 2 से 2.5 तक। चलिए उसके बाद आता है हमारा मटेरियल कैलकुलेशन करेंगे, वेस्टेज, और फिर प्रैक्टिस सेट करेंगे, है ना। हाँ P3 पे थे, प्रैक्टिस असेसमेंट करेंगे मीन्स असाइनमेंट दिया जाएगा वो आपको करके देना है। अच्छा चलो अभी हम ये होने इतना डिस्कस होने के बाद थोड़ा बच गया क्या, चलो ये वीक 4 है। उसके बाद है मेजरमेंट यानी एमबी प्रिपेयर करेंगे। अब हम एमबी का वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है। आरए बिल प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद है कॉन्ट्रैक्टर बिल वर्सेस क्लाइंट बिल। देखो कॉन्ट्रैक्टर मैक्सिमम 3 से 5% वेस्टेज, 3 से 5% नहीं लेते, रेनफोर्समेंट में 3 से 5% नहीं लेते, शुभम बहुत है, मैक्सिमम 2.5 तक, बस 5% वेस्टेज ऐड ही नहीं होता है। रेनफोर्समेंट 5% नहीं लेते, ठीक है। आरए बिल, कॉन्ट्रैक्टर बिल और क्लाइंट बिल। देखो कॉन्ट्रैक्टर बिल है तो उसमें हो सकता है कुछ पर्टिकुलर आइटम ही हो, और क्लाइंट बिलिंग में बहुत सारे आइटम होंगे,
करेक्ट। लेकिन उसमें क्या होता है, हमें एमबी प्रिपेयर करना होता है, फिर बीओक्यू पे रेट देखना होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट सीट बनानी होती है, कंजप्शन बनाना होता है, ये सारी चीजें बनानी होती हैं। इन क्लाइंट बिलिंग में क्या है, क्लाइंट बिलिंग में जैसे मान लीजिए किसी ने टाइल लगाई, ठीक है, तो आप ड्राइंग से डायरेक्ट जैसे रूम 1 2 3 है, उसका ड्राइंग से मेजरमेंट उठाएंगे और जो भी रेट आपने डिसाइड किया है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर का जो रेट है वो कंपनी डिसाइड करेगी, तो जो कंपनी ने डिसाइड किया है वो रेट से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट उसका पेमेंट शीट बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लाइंट बिलिंग और कॉन्ट्रैक्टर बिलिंग में डिफरेंस है। फाइनल आर ए बिल, जैसे फाइनल आर ए बिल का क्या क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे कोई रनिंग बिल है तो उसमें क्वांटिटी वेरी कर जाती है। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्लैब कास्टिंग हो रही है, तो आपने क्या किया 0.5% ले लिया या 0.75% ले लिया, लेकिन जब आप फाइनल बिल लगाएंगे तो उसमें दिखाना होता है कि हमने इतनी क्वांटिटी पहले ली थी और अभी हमारी इतनी रिमेनिंग क्वांटिटी है, हम ये क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सेल एडवांस फॉर बिलिंग इंजीनियर, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर भी जाना होगा, एक्सेल एडवांस लेवल पर थोड़ा आना चाहिए, जिससे क्या होता है आपको काम आसान कर देता है करने के लिए, ठीक है। उसके बाद है रियल प्रोजेक्ट बिल्डिंग प्रैक्टिस। अभी देखो मैं पहले ही दिन से बता रहा हूँ कि मेरे जो भी प्रोजेक्ट है या मैं जो भी प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा वो टोटली रियल प्रोजेक्ट बेसिस ही है। रेट वेरिएशन के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। रेट वेरिएशन, वी लुकअप का भी यूज होता है क्या सर? वी लुकअप में बहुत एडवांस लेवल पे होता है, बहुत, जैसे मान लीजिए बहुत, जैसे अभी एक लोगों ने और पूछा था, कौन सा था, एक और ऐप आता है जिसपे हम वर्क ब्रेकडाउन शीट बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रीमीवेरा। हाँ प्रीमीवेरा। तो ये सब बहुत, जब स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट होता है या बहुत हायर राइज बिल्डिंग होती, उन सब में ये सारा काम बहुत देखना होता है। वी लुकअप हो गया और आपका प्रीमीवेरा हो गया, P6 है ना, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं बहुत हायर लेवल पर, ठीक है। जब जैसे दुबई जैसे सिटी में आपको काम मिल जाए बहुत सारा, बहुत बड़ा है ना, तो उन सब में ये सारे सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि तब काम बहुत ज्यादा होता है और टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, तो ऐसे में प्रीमियरा पर वर्क करना आसान रहता है, क्योंकि उस पे सारा डेटा वो अपने आप कैलकुलेट करके देता है। लेकिन जो प्रीमियरा का काम है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, वो एक्सेल पर भी अभी मैंने बनाया हुआ था और आपके साथ शेयर भी किया है। अभी मेरी कंपनी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को इसी पे मांग लेती है, तो मैं उसी पे बना के एक्सेल पे ही दे देता हूँ। प्रीमियरा का रिक्वायरमेंट नहीं है और प्रीमियरा थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनियां ही इसको एफर्ट कर सकती हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा है सिस्टम। सिर्फ ये नहीं है कि वो काम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, लेबर को, क्लाइंट को, कितना पेमेंट आया, कितना पेमेंट क्लेम करना है, कहाँ कहाँ कितना पेमेंट दिया गया, कितना क्लाइंट को दिया गया, कितना कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, कितना सब कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया, कितना मुझे मिला, वो सारा डिटेल प्रीमियरा में रहेगा, है ना। तो वो बहुत एडवांस लेवल पर है वो। फाइनल फिर है एक्सेल एडवांस फॉर बेसिक रियल प्रोजेक्ट बिल्डिंग और बिलिंग इंजीनियर इंटरव्यूज क्वेश्चंस। ये क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं बिलिंग इंजीनियर में अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं उस केस में। फिर है फाइनल प्रोजेक्ट प्लस सर्टिफिकेट डाउट सेशन। सर्टिफिकेट ये मैंने लिख दिया है, पर सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं होता और सर्टिफिकेट के लिए मैंने कोई कमिटमेंट अभी तक नहीं किया है, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं आज। बोर्ड किधर गए, नोट यहाँ से। तो ये सारी चीजें हमको सीखनी है, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना है इसका, है ना। हम्म। तो जैसे मान लीजिए मैंने कल बताया था आपको बीम के बारे में, है ना। अब आज हम डिस्कस करेंगे स्लैब के बारे में, है ना। ध्यान दीजिएगा, आज हम बात कर लेते हैं शटरिंग के बारे में। सही, देखो जरा, आज शटरिंग कैलकुलेट करना है आपको। अब जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई स्लैब है, ये हमारी कोई स्लैब है, ठीक। अब ध्यान दो, ये साइड में लगी है हमारी बीम,
ये लग गई हमारी बीम, और बीम का साइज है 230 इंटू 550। ठीक है, समझते जाना। ये है हमारी बीम, और अंदर और जो पूरा साइज है इसका, ये है मान लीजिए 3500। सारा डेटा एमएम में रहेगा। ये सब किस में डेटा है, मैंने पहले दिन क्लियर किया था सर। जिसने आज ज्वाइन किया है वो भी पिछला कैसे करेगा, पेड बैच स्टार्टिंग से होगा तो बढ़िया हो पाएगा। पेड बैच स्टार्टिंग से ही होगा, ठीक है, पेड बैच स्टार्टिंग से ही होगा। ठीक, पिछला नहीं, पेड बैच स्टार्टिंग से ही लेके चलेंगे। ये भी आज ये समझ लीजिए, ये मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन ये भी आज डेमो पर ही हम डाल देंगे। तो क्योंकि आज पहले दिन में ये बताना था कि बिलिंग इंजीनियर होता क्या है, काम क्या होता है, ठीक है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी ओरल डिस्कस कर लिया है, कल मैं रिटर्न में भी दे दूंगा, और इसकी शायद पीडीएफ अगर बनाऊंगा कुछ नोट्स तो वो मैं आपको ग्रुप पर शेयर करूंगा। करेक्ट। बाकी मिथिलेश जी जो भी हमारा बैच है वो एज पर सिलेबस ही रन करेगा। अभी जैसे मान लीजिए कोई स्लैब हमारी दे दी गई है और इसका साइज दिया गया है 3500 बाई 3500। करेक्ट। अगर इसका साइज 3500 बाई 3500 है, तो अगर इसकी शटरिंग निकालनी है, मीन्स बीम की शटरिंग और स्लैब की शटरिंग, ठीक है, स्लैब की शटरिंग, और स्लैब की थिकनेस है, मान लेते हैं स्लैब की जो थिकनेस है वो आपकी है 125 mm। mm हर जगह आप याद करके चलना, वो डेटा जितना भी डेटा है सब mm में ही है। करेक्ट है। तो अभी इस पे वर्क करिए फटाफट, और इसकी शटरिंग कैलकुलेट करके दीजिए मुझे। इसकी शटरिंग कैलकुलेट करके देना है आपको, कितनी शटरिंग आएगी। इसकी शटरिंग कैलकुलेट करके देना है आपको। हम्म, इसकी शटरिंग बताइएगा। तो इसकी शटरिंग हम दो तरीके से निकालेंगे, पहले निकालेंगे बीम की और फिर निकालेंगे स्लैब की। करेक्ट। तो देखिए, इसको यहां से हटाऊं मैं और इसको यही लिखूं कि ये है स्लैब थिकनेस। स्लैब थिकनेस हमारी है 125 mm, और आपको फाइंड करना है, फाइंड करना है शटरिंग। ठीक है, आपको शटरिंग फाइंड करना है। ठीक, तो अब देखिए शटरिंग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले, आवाज आ रही है, एक लोग लिख दीजिएगा वॉइस आ रही है। तो जैसे मान लीजिए अभी हम बीम की शटरिंग निकाल लेते हैं। तो बीम की शटरिंग हमने निकाल ली। तो बीम की शटरिंग कैसे निकालेंगे आप लोग, बीम की शटरिंग देखो, पहले हम सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर, वही फॉर्मेट एमबी बनाने वाले, आई फॉर्मेट, सीरियल नंबर, 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 आइटम, ठीक है, कि कौन सा आइटम है। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ आइटम नहीं, पहले यहाँ आइटम है, आइटम। बाकी SOR PO नंबर आप देख लीजिएगा, है ना। आइटम आ रहा है, कट रहा है यार थोड़ा सा, है ना, एक सेकेंड, बता बोल दिया करिए आप। सर वॉइस इज क्लियर, वेरी गुड। बीम प्लस स्लैब शटरिंग और बीम की साइड अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो अब हम क्या करेंगे, ये हमारी बीम दे दी गई, ठीक है, तो अब हमारा साइज क्या है, सेम साइज है ना, यानी ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये समझ लेते हैं, ये स्क्वायर शेप में है। सेम पैटर्न रहता है, अगर कोई डायमेंशन बदल जाएगी तो वो उसकी जगह दूसरी डायमेंशन आ जाएगी। ठीक है, तो उसका इशू नहीं लेना है। तो सब सपोज कर लीजिए, पहले हम ये पूरा स्लैब का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारा स्लैब की, कैसे आ जाएगी, स्लैब की आ जाएगी हमारी, एक स्लैब है मान लीजिए, इसे यहाँ लिखते हैं हम, है ये आ गया हमारा नंबर। ठीक है,
ये आ गया हमारा L B R H और क्वांटिटी और यूनिट, है ना। अरे यहाँ आ जाएगा सपोज करिए, अरे ठीक है कोई नहीं, वो आगे देख लेना अपना, है ना। इसके पहले आइटम लिखा हुआ है, ठीक है, आइटम लिखा हुआ है स्लैब। तो मान लीजिए ये आ गया हमारा एक, जो कि स्लैब हमारी एक है। तो अब इसका पूरा साइज देख लेंगे हम कितना है। पूरा था ये 3500 बाई 3500, तो यहाँ लिखेंगे 3.5 और 3.5, ठीक है। 3.5 इंटू 3.5 इस पूरे जोन का, मीन्स इस पूरे का आ गया हमारा, ये पूरी हमारी निकल गई, है ना। ये पूरा हमारा स्लैब का आ गया, है ना। तो देखो स्लैब का कितना आ गया, 3.5 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 12.25। वेरी गुड, 12.25। ये आ गई हमारा स्लैब की शटरिंग आ गई। अब एक चीज देखो, जो बीम का निचला पोर्शन है, बीम का जो नीचे वाला पोर्शन है, इमेजिन करो आप लोग वर्क कर रहे हो कि बीम का जो नीचे वाला पोर्शन था उसको तो मैंने स्लैब में ले लिया है, बराबर। अब अगर हमने उस पोर्शन को बराबर में ले लिया है तो अब हमारा क्या बचा, सिर्फ बीम की साइड बची, ठीक है। और तो बीम की साइड कितनी दी गई है, 550। अब ये बताइए कि हम 550 लिखेंगे, ठीक है। देखिए जैसे बीम का दिया गया है, तो बीम मान लीजिए हमारी दो बीम सेम है, तो दो बीम की लंबाई रहेगी, मान लो नंबर में 2 आ गया। उसके बाद लेंथ हमारी आ गई 3.5, ठीक है, करेक्ट, 3.5। ये देखते हैं, ये यहाँ से कलर चेंज करते हैं, हाँ, यहाँ से यहाँ तक आ गई हमारी 3.5। ये पूरी बीम हमारी 3.5 की हो गई, है ना। एक ये और एक ये, ठीक है, यानी ये बीम हो गई 1 और ये हो गई 2। तो हमने यहाँ देखो नंबर में लिखा है 2, ठीक। और हमारी लंबाई कितनी है, 3.5, ओके, राइट है। अब देखो, अब एक बात समझो, अगर बीम की गहराई 550 है, ठीक है, बीम की गहराई कितनी है, 550, और स्लैब की गहराई कितनी थी, यानी स्लैब की मोटाई कितनी थी, 125। ये थी 550, ये थी 125। तो अब बीम की गहराई कितनी लेंगे आप, सतवीर बताइए, 425। कितनी, 425। हाँ वेरी गुड। यानी भाई देखो, जो हमारे ऐसे समझो, ये वाला जो हिस्सा है, इस साइड तो पूरी प्रॉपर लगेगी, इस साइड थोड़ी कम लगेगी, है ना। आउटर साइड में तो पूरी फुल लगा लोगे, लेकिन अंदर साइड क्या करोगे, कम लगाओगे। तो ऐसे में क्या करोगे आप, नहीं समझे। फिर एक में 550 लेंगे और फिर दूसरे में दूसरे में 425। 425 लेंगे, है ना। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे में हम पूरा ही कैलकुलेट करते हैं, मतलब 550 ही कैलकुलेट करेंगे, या छोड़ देंगे। आउटर आउटर, वेरी गुड, आउटर आउटर हम कितना लेंगे, 550 लेंगे। तो हमने क्या लिखा है नंबर में 2, मीन्स अभी हम ये बाहर बाहर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर में 2 लिखा, और लंबाई हमारी 3.5 और चौड़ाई हमारी आएगी 550। वेरी गुड। हमारे पॉइंट मल्टीप्लाई करके बताइए जरा कितना आ जाएगा। और फिर अब इनर की आ गई हमारी, यानी अब देखो, अब इनर का लिखेंगे हम, तो इनर का देखिए 3.85। ये वाली, अब हम अंदर लेंगे ये वाली, है ना, ये वाली लंबाई सेम रहेगी, है ना, लंबाई चेंज नहीं होगी। तो अब हमारी फिर से 2 आ गई, 3.5, और ये कितनी, इसकी चौड़ाई अंदर की ले रहे हैं, इनर साइड की, तो कितनी लिखेंगे, 425, ठीक है। ये हो गई हमारी 425।
तो अब एक चीज फिर ध्यान दीजिए, अब ये वाली जो हमारी रहेगी, दूसरा कलर कर लेते हैं, अब ये जो हमारी रहेगी ये चेंज हो जाएगी, है ना, ये अलग रहेगी, और ये अब ये अलग रहेगी, है ना। इसमें से कितना माइनस कर देंगे, इधर आपका 230 और इधर का 230 कम हो जाएगा, सेम इधर 230 और इधर भी 230, राइट, सही है ना। लेकिन ये सिर्फ अंदर वाले में कम होगा, बाहर वाले में तो आप ज्वाइंट करोगे ही जाके, है ना, सही। क्यों, हाँ सर। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ाते हैं हमें, तो फिर से आ गया वही 3.5 इंटू 0.550 और फिर 2, अब यहाँ से इस वाले में से, यहाँ से 230 माइनस करो इससे, 230 इससे, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 3500 माइनस 640 660, 3500 माइनस 660, तो 30 40 है ना, तो ये बच गया हमारा, ये कितना बचेगा 30 40, ठीक है, यानी ये दोनों हमारी कितनी बचेंगी 30 40, तो यहाँ लिखेंगे 3.04 और इधर बचेगा 0.425, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कैलकुलेशन, किसका, बीम का, किसका आया, बीम का 3.85, ये पहले दो किए हैं, नहीं, इसका कितना आ रहा मल्टीप्लिकेशन, इसका बताओ जरा, इसका फिर इसका और देन इसका और देन इसका, चलो मैं ही करता हूँ। तो पहले का आ जाएगा हमारा 2 इंटू 3.5 इंटू 0.55, यानी ये आ गया 3.85, ठीक है, और इसका भी आ जाएगा 3.85, है ना, और इसका आ जाएगा 2.97, अच्छा, तो पहले आ जाएगा 2 इंटू 3.5 इंटू 0.425, 2.97 2.975, वेरी गुड, तो इसका आ जाएगा 2.97 और इसका आ जाएगा 2.97, नहीं ये चेंज होगा, 2 इंटू 3.04 इंटू 0.425, है ना, इसका आ जाएगा 2.58, किसी ने कमेंट किया था 2.58, वेरी गुड, 2.845, ठीक है। तो ये आ गया हमारा डेटा, अब इस डेटा को उठा के एक्सेल पे डालना होता है, ये तो हमारी मैनुअल कैलकुलेशन मैंने आपको सिखाई है। अब ये कैलकुलेशन आपको मैनुअल नहीं करनी है, ये सारा डेटा आपको रखना है दिमाग में, कहाँ रखना है, दिमाग में, और डालना है एक्सेल पे, यही गेम है सबसे बड़ा। ये जो ऐसे कैलकुलेशन आपको बता दी है, ऐसे कैलकुलेशन तो साइट वाले सब कर लेते हैं, सब साइट इंजीनियर है, सबको मालूम है, सब कर लेंगे। अब इस डेटा को डालना है बेसिकली एक्सेल पर, और वहां पर हमको प्रिपेयर करनी है एमबी, ठीक है। लेकिन ये मत समझो ये टफ है, यहाँ टफ लग रहा है मुझे, एक्सेल पे बहुत इजी लगेगा। अभी देखो टाइम है क्या हमारे पास सर, 5-10 मिनट बचे हैं, चलो। तो ये पूरा कैलकुलेशन थी हमारी मैनुअली, और इसको डालते हैं हम एक्सेल पर, एक्सेल पे डालने के बाद हम बनाते हैं एमबी, और फिर ले जाते हैं हम है एब्स्ट्रैक्ट पर। तो यहाँ से हमारी फाइंड होती है शटरिंग की क्वांटिटी, किसकी क्वांटिटी, शटरिंग की। तो जब शटरिंग की क्वांटिटी फाइंड हो जाती है देन हम रेट लगाते हैं, और हमारे पास आता है पैसा, सारा गेम ही पैसे का है, ठीक है। तो चलो अब इसकी इतनी बात हो गई है, तो हम थोड़ी एक और इसमें बता देते हैं आपको।
आप लोग इसकी आरसीसी की क्वांटिटी फाइंड आउट कर दीजिएगा फटाफट, फटाफट निकाल दीजिए जरा। आरसीसी की क्वांटिटी निकाल के हमें बस मैसेज कर दीजिए कि आरसीसी की क्वांटिटी कितनी आएगी। सत्यवीर, शिवम, आसिफ, आप लोग आरसीसी की क्वांटिटी निकाल दीजिएगा जरा एक बार। आरसीसी क्वांटिटी निकालिए। तो जैसे कि मैं आरसीसी नहीं फाइंड कराता हूँ यार, रुको मैं कुछ दूसरा निकालता हूँ। अभी आप लोग निकालिए इसमें। जैसे मान लीजिए ये स्लैब दे दिया गया, ये दे दिया है बीम का, है ना। और बीम में कह रहा है कि बीम जो दिया गया है, बीम जो दिया है आपको वो दिया है 230 और 550। 550, ठीक है। और कह रहा है कि ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। 29721 क्यूबिक मीटर, आसिफ जी, ठीक है। अभी ये मान लीजिए दे दिया है बीबीएस। अब हमारे पास बीम थी 4। रेइंफोर्समेंट कैलकुलेट करिएगा जरा फटाफट। रेइंफोर्समेंट कैलकुलेट करिएगा। रेइंफोर्समेंट कैलकुलेट करिएगा तो किसका? बीम का। बीम में कह रहा है फिर समझ लेंगे। बीम में कह रहा है कि टॉप में हमारी 3 थ्रो रहेंगी, 3 बार थ्रो रहेंगे टॉप में, ठीक है। और एक्स्ट्रा रहेंगे 2 25 mm के एक्स्ट्रा बार टॉप में रहेंगे। फिर 3 बार हमारे रहेंगे, 3 है यहाँ पर, 1 2 3, 3 बार रहेंगे हमारे बॉटम में 25 के एक्स्ट्रा, सॉरी थ्रो। और 12 के 2 रहेंगे एक्स्ट्रा बॉटम में। तो अभी कैलकुलेट करना है आपको कुछ इस तरह से। कुछ इस तरह से इमेज दी जाती है ना। हाँ, अब कैलकुलेट करना है आपको बीम में। और बीम की लंबाई आपको मालूम है कि सपोज ये हमारी जो बीम है पहली, ये बीम हमारी रहेगी अलग साइज की, और ये बीम रहेगी अलग साइज की, और ये बीम रहेगी अलग साइज की, है ना। ऐसा है क्या? बराबर बराबर साइज की रहेंगी, इसमें चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें सरिया, इसकी सरिया यहाँ पर फंसेगी और इसकी सरिया यहाँ पर फंसेगी जाके, और इसकी ऐसे फंसेगी, है ना। तो यहाँ पर
चेंजेस नहीं होगा। समझ रहे हो ना? जैसे हम स्लैब वाली क्वांटिटी में या शटरिंग वाली क्वांटिटी में चेंज किया है, इसमें चेंज नहीं होगा। इसमें सरिया चारों साइड बराबर ही रहेंगी, इसमें चारों बीम की लंबाई बराबर ही रहेगी। ठीक है, सही कह रहा हूं? आसिफ जी बताइए, जैसे जब आरसीसी की क्वांटिटी फाइंड कर रहे थे तो वहां पर 2 की क्वांटिटी अलग आ रही थी और 2 की क्वांटिटी अलग आ रही थी। आरसीसी की अगर क्वांटिटी फाइंड करोगे तो 2 की अलग आएगी और 2 की अलग आएगी, है ना? लेकिन अगर सरिया कैलकुलेट करोगे तो चारों बीम सेम रहेंगी, ये समझना है आपको। जी सर सही कहा। हाँ, अगर आरसीसी की क्वांटिटी फाइंड करोगे तो 2 की अलग रहेगी और 2 की अलग रहेगी, लेकिन अगर आप रेनफोर्समेंट निकालोगे तो चारों बीम सेम साइज की मानी जाएंगी। आई एम राइट? कैसे? देखो, अगर आप सरिया डाल रहे हो तो यहां की सरिया यहां तक जाएगी और यहां की सरिया यहां तक जाएगी, यहां की सरिया यहां तक जाएगी, ठीक है? लेकिन आसिफ, रेनफोर्समेंट बार एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। वेरी गुड। रेनफोर्समेंट बार एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहेंगे, इसलिए चारों बीम में हमारी क्या रहेंगी? सेम साइज की रहेंगी, सेम साइज की रहेंगी। ठीक है, क्या रहेंगी? सेम साइज की। ये चारों बीम्स हमारी कैसी रहेंगी? सेम साइज की। लेकिन आरसीसी की क्वांटिटी फाइंड करने में हम चारों बीम को सेम नहीं लेंगे, ये समझना है आपको, ये पॉइंट है, दिमाग में बैठा के रखिएगा। कैसे निकालेंगे अब जरा बताइए। देखो, सबसे पहले हमने मान लिया कि हमारी ये चारों बीम सेम साइज की हैं, तो अब तो काम और आसान हो गया। कंक्रीट फाइंड करने में हमें ज्यादा दिमाग मारना पड़ रहा था, रेनफोर्समेंट निकालने में ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो सेम साइज ही रहेगा। तो ये रहेगा आपके लिए होमवर्क, ठीक है? इसको स्क्रीनशॉट क्लिक करिए और इसकी सरिया फाइंड करके व्हाट्सएप करिए। सर एक क्वेश्चन फिर से बता दीजिए। क्वेश्चन देखो क्या है, बीम की लंबाई है 3500। कितनी है? 3500। ठीक है, बीम हमारी लंबी है 3500 और 3500 की ये चारों बीम सेम साइज की हैं, क्योंकि जब हम आरसीसी कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट आएगा, 2 डिफरेंट रहेंगी और 2 डिफरेंट रहेंगी। लेकिन अगर हम रेनफोर्समेंट कैलकुलेट करेंगे तो हमारी चारों बीम सेम साइज की हैं। अब यहाँ पर फिर से समझ लीजिए कि 2, ये 3 हमारे हैं, 1 2 3, ये तीनों हमारे कैसे हैं? थ्रू हैं। और थ्रू में क्या है? सॉरी, यहाँ है तीनों थ्रू, इस पे ये 3 बार हमारे थ्रू चलेंगे। हाँ, पूरे में जाएगा 25 mm के। हाँ, पूरे। थ्रो का मतलब होता है पूरे में जाएगा, है ना? थ्रो का मतलब है पूरे में जाएगा, है ना? थ्रो का मतलब है पूरे में जाएगा, और एक्स्ट्रा का मतलब है वो हाफ रहेगा। अब हाफ कितना रहेगा वो भी मैं क्लियर कर देता हूं। यहां से 0.3 लेंगे। 0.3 कितना? 0.3, ठीक है? या कई बार होता है L/3। क्या होता है? L/3। तो आप L/3 ही लेके चलना, ठीक है? आप L/3 लेके चलेंगे और ये आपको ध्यान देना है कैसे निकालोगे, ठीक है? ये मान लेते हैं इधर से है 0.25, सॉरी 0.25, मोस्टली 0.25 ही लेते हैं, और इधर से है 0.25, ठीक है? सही। अब आपको निकालना है इसका रेनफोर्समेंट, करेक्ट? तो इंजीनियर्स, यहाँ की क्लास खत्म होती है और आज जो हमने पढ़ा है नेक्स्ट यानी कल की क्लास में इसको हम एक्सेल पे डालना सीखेंगे, और कल एक्सेल का फॉर्मेट लेके मतलब एक्सेल फॉर्मेट लेके आएंगे कि उसमें बीबीएस का डेटा कैसे डालते हैं और कैसे क्वांटिटी फटाफट आती है ना? अच्छा, तो 25 mm 12 mm इसमें सरिया यूज हुआ है, याद रखिएगा, 25 mm और 12 mm। तो 25-25 ऊपर ले रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर यूज होगा स्पेसर। क्या यूज होगा? स्पेसर, ठीक है? स्पेसर क्या होता है? कोई कमेंट कर दीजिए एक बार जरा। सर कवर कितना लेना है? कवर 25, बीम में कवर 25 mm का लेंगे सैयद जी, ठीक है? स्पेसर इसलिए डालते हैं क्योंकि ये बार एक दूसरे से ऐसे चिपक ना जाए, है ना? चिपक जाए। ध्यान रखना है, इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है स्पेसर कितने mm का होना चाहिए, तो कितने mm का होना चाहिए? 16 नहीं, 25 mm का। 25 क्यों? 16 तो ले ही नहीं सकते। 16 इसलिए नहीं लेंगे, मान लो आप M25 ग्रेड 25 कंक्रीट यूज करोगे
तो कंक्रीट उसमें जाना चाहिए, है ना, ऐसे समझ लीजिए कंक्रीट उसमें इंटर कर देना चाहिए। तो अगर 25-16 का ले लोगे तो कंक्रीट वहां पर इंटर ही नहीं करेगा, है ना, समझ रहे, एक मोटी लेयर ही नहीं बनाएगा। तो कम से कम 25 mm का स्पेसर यूज करते हैं, ठीक है। वेरी गुड, सत्यवीर ने लिख दिया है 25 mm, वेरी गुड, थैंक यू। तो आज यहाँ क्लास खत्म होती है, कल मिलते हैं, आपको ये डेटा हम डाल के दिखाएंगे एक्सेल पर और VBS का फॉर्मेट लेके आएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो क्लास यहाँ हम खत्म करते हैं, थैंक यू।